Hello and welcome everyone. My name is Ashwin Joglekar and I am from Resonance PCCP division. आज वन शॉट वीडियो में हम लेके आए हैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस. नाउ दिस इज फ्रॉम योर पॉलिटिकल साइंस पार्ट ऑफ क्लास 9th. So let us quickly begin and complete this one shot video. Okay. So working of institutions basically क्या चैप्टर डिस्कस कर रहा है अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड कैसे वो आपस में कोऑर्डिनेट करके आपस में किस तरह से काम करते हैं. अब इसमें इन्होंने सबसे पहले एक एग्जांपल लिया है जो अगेन बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में, दैट इज रिजर्वेशन की पॉलिसी के बारे में. तो रिजर्वेशन एक मंडल कमीशन बनाया गया गवर्नमेंट ने, वो ताकि चेक करे कि किस तरह से कितनी अभी भी रिक्वायरमेंट बाकी है और किस तरह से हम रिजर्वेशन को फर्दर जिनके लिए रिक्वायर्ड है उनके लिए फ्रूटफुल बना सकते हैं. तो मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी एंड उस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद काफी टाइम तक उस पर कुछ डिसीजंस नहीं हुए. देन फाइनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जनरल इलेक्शंस वीपी सिंह ने कहा कि हम अगर पावर में आते हैं तो हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट को एज इट इज इंप्लीमेंट कर देंगे. इस कारण से अगेन वीपी सिंह की जो पार्टी है वो जीत के पावर में आई और उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट कर दिया. अब जब ये रिपोर्ट इंप्लीमेंट हुई उसके बाद काफी कंट्रोवर्सीज हुई ऑल ओवर इंडिया एंड फिर एक केस सुप्रीम कोर्ट में दायर करा गया एंड जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस जजमेंट को अपहेल्ड करा और कहा कि ये जो करा है सही करा. तो इस चैप्टर में अगेन ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो काम कर रहे हैं, दैट इज पहला कि एक लॉ बनता है, ठीक है, लेजिस्लेचर पार्लियामेंट किस तरह से लॉ बनाता है, देन एग्जीक्यूटिव उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करता है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, एंड फाइनली फिर जुडिशरी किस तरह से वो ये देखता है, इंश्योर करता है कि जो लॉ कानून बना है वो सही है या नहीं है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर. ओके, सो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस. Now, how is a major policy decision taken? तो किस तरह से पॉलिसी डिसीजन लिया जाता है, दैट इज एक गवर्नमेंट ऑर्डर क्या होता है. जनरली एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द SEBC सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन 1979. इसको अपॉइंट करा गया एंड इसका था मंडल कमीशन नाम दिया गया क्योंकि इस कमीशन के चेयरमैन जो थे हिज नेम वाज बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल. The commission gave its report in 1980 and made recommendations of 20% reservation in government jobs. In election manifesto of Janata Dal, VP Singh promised to implement the report if came to power. अगर वो पावर में आ गए, जीत के सत्ता में आ गए. So on 6th August 1990, VP Singh of Janata Dal decided to implement the decision. On August 13, 1990, the government of India issued an order which was called a memorandum or office memorandum, OM. The order says that the SC and the ST, the 27% job reservation benefit will be given to apart from a new third category called the socially and educationally backward classes, that is SEBC. Only persons who belong to the backward classes were eligible for this quota. अब इसमें इस डिसीजन को लेने वाले कौन कौन थे? Who decided first of all to issue this memorandum? किसने कहा ये मेमोरेंडम इशू होगा? Such a major decision would have involved other major functionaries in India, which involves the following points. सबसे पहले president. The president is the head of the state and is the highest formal authority in India. Second, the prime minister is the head of the government and takes most of the decisions in consultation or in the cabinet meetings. Third, parliament, which consists of the president, the two houses, that is the Lok Sabha and the Rajya Sabha. The prime minister must have the support of a majority of Lok Sabha members to pass a memorandum. तभी वो वोटिंग के थ्रू उसको पास कर सकते हैं. When the office memorandum was passed in India, it was a hot debated issue. Some felt that this was an unfair as it would deny equality of opportunity to those who did not belong to backward communities. तो कई लोगों को ऐसा लग रहा था. While others felt that this would give a fair opportunity to those communities which were left behind or who so far had not adequately been represented in government employment. This dispute was finally resolved by the Supreme Court of India by hearing of all these cases were clubbed together in a famous case known as the Indira Sohni and others versus Union of India case. The Supreme Court judges in 1992 declared that this order of the government of India was valid, तो ये order valid था, and thus the dispute came to an end. And this policy has been followed since then.
The primary objective that the Mandal Commission had in India was to identify the social and educational conditions regarding backward classes and to consider the question of reservations of seats and quotas. तो किस तरह से उनका कंडीशन देखी जाए कि क्या कंडीशन अभी प्रेजेंट है उनकी और वेदर रिजर्वेशंस ऑफ सीट्स और कोटास उनके लिए कंसिडर करना है या नहीं करना है, या उसको किस तरह से फर्दर उनके लिए हमें बेटर करना है. देन द इंदिरा सोहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, PIL filed by lawyer Indira Sohni and introduced 27% for backward classes in post and services under the government of India. नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. तो अब इसके बाद अगेन किसने मेजर डिसीजंस लिए, उसके बाद हम इस टॉपिक पे आते हैं कि इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें कि अगर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे तो कैसे कंट्री की रनिंग या वर्किंग कैसे किस तरह से चलेगी. सो सेवरल अरेंजमेंट्स आर मेड इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज विच आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस. तो ये सारे अरेंजमेंट्स जो हैं उनको हम इंस्टीट्यूशंस कहते हैं. डेमोक्रेसी वर्क्स वेल व्हेन दीज इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म फंक्शंस असाइन्ड टू देम. तो जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का काम होता है, फंक्शन होता है, वो अगर उसको अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा तो डेमोक्रेसी इज रनिंग स्मूथली. इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व मीटिंग्स होती हैं, कमिटीज होती हैं और रूटीन्स होते हैं. दिस ऑफन लीड्स टू डिलेज एज वेल एज कॉम्प्लिकेशन. But again, these delays and complications are also good so as to ensure that whatever law is being made has gone through proper channels. वो सही ढंग से पास हुआ है, उसमें सारे जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो सब आइडेंटिफाई कर ली गई हैं एंड उनको रूल आउट कर दिया गया है. सम ऑफ द डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस इंट्रोड्यूस्ड बाय इंस्टीट्यूशंस आर वेरी यूजफुल. इसलिए वो यूजफुल होती है एज दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर वाइडर सेट ऑफ पीपल टू बी कंसल्टेड. And then institutions make it difficult to have a good decision taken very quickly. तो कोई भी एक अच्छा मतलब ये डिफिकल्ट बनाते हैं कि कोई सा भी अच्छा डिसीजन जल्दी नहीं लिया जाता, बट एट द सेम टाइम ये भी इट मेक इट इक्वली डिफिकल्ट टू रश थ्रू अ बैड डिसीजन. तो कोई भी बुरा डिसीजन भी बहुत जल्दी नहीं लिया जा सकता. नाउ पार्लियामेंट, सबसे पहला इसमें जो पार्लियामेंट है दैट इज डिसीजंस आर नॉट डायरेक्टली टेकन इन पार्लियामेंट बट पार्लियामेंट्री डिस्कशंस ऑन द रिपोर्ट influence and shape the decisions of the government. These discussions bring pressure on the government to act. तो जो पार्लियामेंट में डिस्कशंस होते हैं अगेन अबाउट वेरियस इश्यूज, दिस डेफिनेटली ब्रिंग्स द गवर्नमेंट और पुट सम प्रेशर्स ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट. If parliament is not in favor of the decision, then the government cannot go ahead with that and cannot be implemented or cannot implement the decision. तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को किसी डिसीजन को इंप्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट की मेजोरिटी साथ में होना जरूरी होती है. So Parliament of India, that is Council of States, आपका राज्यसभा जो कहलाता है, then President and House of the People, that is Lok Sabha. Not more than 250 members, that is the maximum strength. Not more than 552 members. 12 इसमें से nominated होते हैं and rest not more than 238 representatives of states and UTs. तो अभी current है 245 यहाँ पे and not more than 530 representatives of state. Not more than 2 nominated, but ये 2019 में इसको चेंज कर दिया गया था, ठीक है, and they will again be elected. And not more than 20 representatives of UTs. So अभी current strength है आपकी 545 in लोकसभा. अब हमें पार्लियामेंट और why do we need a parliament? An assembly of elected representatives is called a parliament. तो ये सब elected है, and elected election, that is people have given them their vote, valuable vote, and asked them to represent them or make laws for them, govern them, which exercises supreme political authority on behalf of the people. तो parliament is the body which exercises supreme authority, political authority on behalf of the people. State level पे वही उनको आप legislatures कहते हो या legislative assembly, विधानसभा. The name may vary in different countries, but such an assembly exists in every democracy. तो ये name vary कर सकते हैं, but generally ऐसी assemblies हर democracy में होती है, ठीक है. A parliament exercises political authority on behalf of the people in many ways as listed. अब किस तरह से करता है पार्लियामेंट? पहला पॉइंट, पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री. तो जो भी लॉज बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जा रहे हैं, वो सब पार्लियामेंट में ही बनाए जा रहे हैं. सेकंड, दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजंस ओनली व्हेन दे गेट द सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट. तो जो डिसीजंस पास होने, वो डिसीजन पास भी तभी होंगे जब उनके पास सपोर्ट होगा पार्लियामेंट का. दैट इज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर फेवरिंग दैट डिसीजन. थर्ड पॉइंट, parliaments control all the money that the governments have. So generally in Lok Sabha, the finance minister presents the
बजट, तो सारा पैसा जो भी है वो भी अगेन जो गवर्नमेंट के पास होता है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, जैसे पार्लियामेंट कंट्रोल कर रहा है। फोर्थ, पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशंस एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज। तो कोई भी पब्लिक इशू है तो वो कहां डिबेट और डिस्कस होता है, इन पार्लियामेंट। नाउडेज यू कैन सी इवन ऑन टीवी और चैनल्स लाइक लोकसभा टीवी, which during the Lok Sabha TV or Rajya Sabha TV, whenever the parliament is in session, they have live shows which run and tell you how things are going on in a parliament. Then two houses of parliament, that is most large countries divide the role and powers of parliament into two parts. तो दो है, bicameral legislature भी बोलते हैं हम उसको, called the chambers or houses. One house is usually directly elected, तो एक तो हो गया directly elected जो इंडिया में हम जिसको लोकसभा कहते हैं, and exercises the real power on behalf of the people. The second house is usually elected indirectly and perform some special functions, जिसको हम यहाँ पे राज्यसभा कहते हैं इंडिया के हिसाब से। The most common work for the second house is to look after the interest of the various states जो है, regions है और federal units जो again उस country का हिस्सा है। So in India, Parliament consists of two houses. The two houses are known as, first is the Council of States or the Rajya Sabha, and second is the House of the People, that is the Lok Sabha. The President of India is a part of Parliament, although he or she is not a member of the either house. तो President part होता है Parliament का, but he is not a member of any of the house. And as we know, Vice President is the de facto chairman of the Rajya Sabha. All laws made in the houses come into force only after receiving the assent of the president. That is, after any law which is passed will come into force only after the signature of the president or the assent of the president. तो ये कुछ differences है, points है about Lok Sabha and Rajya Sabha. Lok Sabha में number of members are of Lok Sabha like the election process are directly elected by the eligible voters. यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो उनको इलेक्ट करते हैं, तो एक तरह से इनडायरेक्ट हो गया। यहाँ पे 5 साल का पीरियड होता है, यहाँ पे एक परमानेंट बॉडी है, बट 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज यहाँ पे 552 और यहाँ पे 250 है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। इट ग्रांट्स द मनी फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द और कंट्री। राज्यसभा डज नॉट एक्सरसाइज मच पावर ओवर मनी बिल्स। More powerful than Rajya Sabha, less powerful than the Lok Sabha. So in terms, Lok Sabha is more powerful because this is the house which is directly people elected by the people. So House of the People. Like UK में House of Lords and House of Commons है. Now executive, इसके बाद second body आती है आपकी executive. Executive भी again हम दो उसमें समझते हैं, that is a permanent executive and a political executive. Now political executives are again powerful than the permanent executives, which we will be seeing now. At different levels of any government, functionaries take day-to-day decisions, तो everyday decisions जो लेने हैं, किस तरह से कामकाज चलाना है, but do not exercise supreme power. तो day-to-day decisions तो ले रहे हैं, but वो supreme power या authority नहीं होती उनके पास on behalf of the people. All these functionaries are collectively known as the executive. This executive, the one who implements or helps in working, this executive is the charge of execution of the policies of the government. तो ये इनका क्या काम होता है? They are in charge of the execution of the policies which are passed by the government or laws which are made by the government. Thus, when we talk about the government, we usually mean the executive. तो जो laws का implementation करवा रहा है। अब इसमें दो हो गए, पॉलिटिकल और आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव तो आपके ब्यूरोक्रेट्स हो गए, एंड दीज आर योर इलेक्टेड लीडर्स. So leaders are more powerful, that is your MPs, member of parliament, and member of legislative assemblies, MPs or MLAs, and here permanent executives like your bureaucrat officers. In a democratic country, two categories again make up the executive. दो कैटेगरी में है. First, that is elected by the people for a specific period. तो इनका that is why political executive उनका एक specific period होता है, ठीक है, for the time they are elected. It's called the political executive, and political leaders who take big decisions fall in this category. People who are appointed or are appointed on a long-term basis through examinations, who choose the services called the permanent executives or the civil services. People working in civil services are called civil servants, and they remain in office even when the ruling party changes. तो अगर ruling party हार भी जाती है तो ये लोग अपने ऑफिस में ही रहते हैं, ठीक है, and they retire whenever the retirement is, they will retire. These officers work under the
पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, तो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के अंडर में काम कर रहे हैं, असिस्ट करते हैं उनको इन कैरिंग आउट द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट फॉर विच दे आर वर्किंग. व्हाई इज द मिनिस्टर more powerful than the civil servant? अब मिनिस्टर क्यों पावरफुल होगा? बिकॉज मिनिस्टर इज द फेस ऑफ दैट डिपार्टमेंट और इज द फेस द पीपल नोस, एंड ही हैज बीन वोटेड बाय द पीपल एंड ही हैज कम टू पावर एंड ही हैज टेकन द डिसीजन. बाकी जो आपके सिविल सर्वेंट्स हैं उनका काम मेरे इंप्लीमेंटेशन का है उसका. इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम. The minister is an elected representative of the people and thus empowered to exercise the will of the people on their behalf. Minister is finally answerable to the people for all the consequences of his or her decision. तो अगर एक सिंपल सी बात है, अगर हम ये नोट करें कि अगर कोई डिसीजन खराब पास होता है, ठीक है, या कोई गलत लॉ या एक खराब कानून बन जाता है, तो जो कानून बनाने वाले ये जो सिविल सर्वेंट्स थे जिन्होंने उनके डे टू डे निटी-ग्रिटीज को देखा, उनकी जॉब्स नहीं जाएंगी, ठीक है, उनकी सर्विस टर्मिनेट नहीं होगी प्रॉब्ली. बट हाँ, मिनिस्टर माइट लूज हिज सीट और माइट लूज हिज टर्म इन द नेक्स्ट ईयर और व्हेनेवर द इलेक्शंस आर. दैट इज व्हाई द मिनिस्टर टेक्स ऑल द फाइनल डिसीजंस. द मिनिस्टर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट इन द मैटर्स ऑफ हिज और हर मिनिस्ट्री. तो जरूरी नहीं कोई मिनिस्टर एक्सपर्ट हो उसकी मिनिस्ट्री का. अगर इसलिए अगर वो मिनिस्टर उसको बनाया जाता है किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का, लाइक प्रॉब्ली फॉर डिफेंस मिनिस्ट्री या फिर आपकी रेलवे मिनिस्ट्री, तो जरूरी नहीं है वो जो मिनिस्टर है वो एग्जैक्टली ही होल्ड्स अ डिग्री इन टर्म्स ऑफ डिफेंस और इन टर्म्स ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग. सो दैट इज वेयर दी सिविल सर्वेंट्स आर रिक्वायर्ड टू हेल्प हिम इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू रन दैट मिनिस्ट्री. द मिनिस्टर टेक्स द एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट्स on technical matters and then takes the decision. अब इसके बाद प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी. तो जो भी लीडर है मेजोरिटी पार्टी का जिसने सबसे ज्यादा मैक्सिमम सीट्स एक्वायर करी हैं इन जनरल इलेक्शंस, और द कोलिशन ऑफ द पार्टीज दैट कमांड्स अ मेजोरिटी in the Lok Sabha as Prime Minister. In case no single party or alliance gets a majority, the President appoints the person most likely to secure majority support. तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन अराइज होती है जब किसी भी पार्टी के पास पूर्ण रूप से बहुमत नहीं है, तो प्रेसिडेंट अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने विजन के हिसाब से अपॉइंट कर सकता है, उस पर्सन को बुला सकता है टू कम एंड फॉर्म द गवर्नमेंट हु ही और शी थिंक्स दैट विल बी एबल टू प्रूव द मेजोरिटी इन द लोकसभा. The Prime Minister does not have a fixed tenure. जनरली 5 years का होता है, बट अगर उससे पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया या किसी ने कोलिशन पार्टी ने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया और सरकार गिर गई, तो प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है तो पूरी मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ेगा. ही कंटिन्यूज इन पावर एज लॉन्ग एज ही रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी, जब तक वो लीडर है मेजोरिटी का, और कोलिशन. तो काफी केसेस हुए हैं जिनमें सरकारें गिरी हैं, ठीक है, इन स्टेट्स ऑल्सो, इन सेंटर ऑल्सो. After the appointment of the Prime Minister, the President then appoints other ministers जो बाकी पोर्टफोलियो संभालेंगे, बाकी डिपार्टमेंट्स को देखेंगे on the advice of Prime Minister, which are usually from the majority party or the other coalition party जो साथ में है, और coalition that has the majority in the Lok Sabha. The Prime Minister is free to choose ministers, so as long as they are the members of the Parliament. The person who is not a member of the parliament can also become a minister, but उनको 6 महीने में वापस से किसी न किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ता है. But such a person has to get elected to one of the houses, that is either Lok Sabha or Rajya Sabha, within 6 months of appointment as minister. Within 6 months. Then the next is Council of Ministers is the official name of the body. The Council of Ministers एक official name है for the body that includes all the ministers. इसमें जनरली 60 to 80 मेंबर्स होते हैं टोटल, ठीक है, ऑफ डिफरेंट रैंक्स एंड एज मेंशन्ड बिलो. सबसे पहला है, सबसे इंपॉर्टेंट या कोर इज द कैबिनेट मिनिस्टर्स. यूजुअली द टॉप लेवल लीडर्स जो होते हैं पार्टी के, ऑफ द रूलिंग पार्टी और द कोलिशन, हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्रीज. तो इनके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज इनके अंडर में होती है, पोर्टफोलियो में होती है. द कैबिनेट इज द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कंप्राइजेस अबाउट 25 मिनिस्टर्स. तो जनरली अगर हम इसको ऐसे समझें, सपोज दिस इज द कंप्लीट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड इसमें इनर रिंग जो होगी वो होगी आपकी
कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो ये हो गई आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो कंप्लीट 60 to 80 मेंबर्स है, और एक इनर रिंग वो है आपका कैबिनेट मिनिस्टर्स। ऑलराइट, सो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, बाकी उसके बाद विथ इंडिपेंडेंट चार्जेस आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ सम स्मॉलर मिनिस्ट्रीज। देन they participate in the cabinet meetings only when they are specially invited. Then ministers of state भी होते हैं जो cabinet ministers होते हैं, उनको जनरली असिस्ट करते हैं, ठीक है, because they are bigger ministries and they need more people. Are the junior minister who are assigned to assist cabinet ministers and the ministers of state within or with independent charge. A parliamentary democracy basically in most countries is often known as cabinet form of गवर्नमेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर टेकन इन द कैबिनेट मीटिंग्स। तो ज्यादातर जो डिसीजन है वो कैबिनेट मीटिंग में लिए जाते हैं, इसलिए कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हम बोलते हैं। एवरी मिनिस्ट्री हैज सेक्रेटरीज होते हैं, अगेन विच आर सिविल सर्वेंट्स, दैट इज योर परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, एंड दीज सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू द मिनिस्टर्स टू टेक डिसीजंस, द टेक्निकल डिटेल्स। द कैबिनेट एज अ टीम इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीट। Now, powers of the Prime Minister as a head of the government, the Prime Minister has wide-ranging powers which are mentioned below. The Prime Minister chairs cabinet meetings, so he is the head of the government. That is, he coordinates the work of the different departments. का coordination देखना, decisions are final in case of disagreements arise between departments. He exercises general supervision of all different ministers. का general supervision देखना. The Prime Minister distributes and redistributes वर्क टू द मिनिस्ट्रीज, किसी मिनिस्टर से पोर्टफोलियो ले सकता है, किसी मिनिस्टर को वापस पोर्टफोलियो दे सकता है। तो ये सारी पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। ही इज अगेन द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर्स, अपॉइंट न्यू मिनिस्टर्स, एंड व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स, द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स। सो ही इज लाइक द कैप्टन ऑफ द शिप। नेक्स्ट इज योर प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। द प्रेसिडेंट सुपरवाइजेस द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस in India, so that they operate in harmony to achieve the objectives of the state. Now, election of the president is done is not elected directly by the people here in India. A candidate standing for president's post has to get a majority of votes from the members of parliament, that is MPs, and the member of the legislative assemblies to win the election. You can watch a video which we have done on the elections of the president in detail. Powers of the president, all governmental activities take place in the name of the president. So सारे जो एक्टिविटीज हो रही है, गवर्नमेंट एक्टिविटीज, वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे हो रही है, सारी ट्रीटीज उन्हीं के नाम पे साइन हो रहे हैं, सारे अपॉइंटमेंट्स वही कर रहे हैं, बट अगेन विद द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स, दैट इज प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. तो उन्हीं के नाम पे सब चीजें हो रही है. मेजर अपॉइंटमेंट्स जो है अगेन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, विच इंक्लूड अब क्या क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स of the states, the governors of the state, the election commissioner, ambassadors to various countries, etc. All international treaties and agreements are again made in the name of the president. The president is the supreme commander of the defense forces of India as well. Now comes the third organ, the judiciary. All the courts at different levels in the country put together are called the judiciary. That is the Supreme Court, High Courts for the states and district courts. Now again, the Indian judiciary consists of a Supreme Court for the entire nation, High Courts in the states and total 25 at present, and district courts, the courts at the local level, that is the districts. Now India has an integrated judiciary that is connected, which means the Supreme Court controls the judicial administration in the country. It is known as the apex court. Its decisions are binding on all other lower courts of the country, that is the high courts and the district courts. It can take up any dispute. तो disputes किस तरह के हो सकते हैं? Between the citizens of the country, दो citizens के बीच में, between citizens and government, citizen और government के बीच में, सरकार के बीच में, between two or more state governments के बीच में, और between governments at the union and the state level, या between a state government and union government at one side and another state government at another side. तो ये सारे disputes होते हैं, and these disputes are solved by the judiciary. Now again, for judiciary to do all these things,
it has to be made sure that judiciary should be independent as a body. So independence of judiciary means that it is not under the control of the legislature or the executive. That is why the balance of power has to be done. Otherwise किसी भी एक को ज्यादा पावर मिल जाएगी तो वो दूसरे बाकी दोनों को डोमिनेट कर सकता है. The judges do not act on the direction of the government or according to the wishes of the party in power. The judges of the Supreme Court and the High Court are appointed by the president. तो appoint president ही करता है in consultation or on the advice of Prime Minister and in consultation with the Chief Justice of the Supreme Court. But at the same time, once appointed, it is very difficult for them to be removed. And there's a process which is impeachment, a process which has to be through which they can be removed. तो बनना तो आसान है या बनाना आसान है, बट अगेन रिमूव करना मुश्किल है. वो इसलिए भी करा गया कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगर प्रॉब्ली जो जुडिशरी है दैट विल ऑलवेज बी इन और अंडर प्रेशर फ्रॉम द लेजिस्लेचर. So once a person is appointed by as a judge of the Supreme Court or High Court, it is nearly impossible to remove him or her from that position. A judge can be removed only by the impeachment process जो हमने probably US के constitution से borrow करा है. Impeachment motion passed separately by 2/3 of the majority, 2/3 members of the two houses of the parliament. So again, so it's nearly impossible to once the judge is appointed to remove him. Now, judiciary की कुछ powers क्या है? The judiciary in India is one of the most powerful in the world. The Supreme Court and the High Courts have the power to interpret the constitution of the country so as to know or tell us the what are the basic features of the constitution when laws are made. They can determine the constitutional validity of any legislation which has been passed or action of the government or executive in the country when it is challenged before them. And this is again known as the judicial review. Okay, so I guess this is all for, last slide. The Supreme Court of India has also ruled that the core or basic principles of the constitution cannot be changed by the parliament. So Supreme Court ने ये भी कहा है. Again, there are some famous cases about that. Keshav Nanda Bharti case is one of them. The powers and the independence of the Indian judiciary allow it to act as the guardian of the fundamental rights. Supreme Court ना हो तो हमारे fundamental rights को कौन protect कर पाएगा? ठीक है? If the government is willing to take it away from us. Anyone can approach the courts if public interest is hurt by the actions of the government, and this is again known as public interest litigation, or in short PIL, which can be used as a tool to again get the rights instaured for the people who are either marginalized or backward and are not aware of their rights. So this is all, I guess, for the chapter working of institutions of class 9th, one short video. Thank you so much for watching the video.